तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 12वीं का विषय इतिहास का प्रथम अध्याय का 1.2 हड़प्पा सभ्यता समझाने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का लघु प्रश्न उत्तर कराने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय 1.1 में मैंने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन के स्रोत करवाया था। ठीक है, जहां मैंने पुरातत्व किसे कहते हैं, कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं, अभिलेख, ठीक है, उसके बाद इतिहास अध्ययन के स्रोत, इस प्रकार से समझाए थे और क्वेश्चन आंसर कराए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, कुल लघु प्रश्नों की संख्या 13 है। ठीक है, कुल मिलाकर के 13 प्रश्न है। यदि इसे आप पीडीएफ फाइल में लेना चाहते हैं और यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा प्रश्न बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए MVVI और VVI प्रश्न है, उसके लिए पूरे साल भर के लिए आपको मात्र 500 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, यदि आप 500 रुपये पे करते हैं तो आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ फाइल में दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट का बिहार बोर्ड 2022 एग्जाम के लिए MVVI VVI क्वेश्चन बताया जाएगा। अक्टूबर में उस सिलेबस को समाप्त करके गैस क्वेश्चन दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52 और 12th पेड कोर्स को अवश्य रूप से ज्वाइन करें। प्यारे बच्चों, प्रथम प्रश्न निकल करके आता है। प्रथम प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बतलाया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोज, ठीक है, वो हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, तो कॉपी में प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल पर ही सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया और नगरीय सभ्यता को प्रकाश में लाया। अतः सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे मैंने लेक्चर के वीडियो में समझाया था। यदि आप अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो आप इस अध्याय का लेक्चर का वीडियो जरूर देखें। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल के संदर्भ में कि अनेक विद्वानों का या अनेक इतिहासकार का अलग अलग मत है। ठीक है प्यारे बच्चों, और जो मुख्य रूप से हमें किसका मत लेकर के चलना है, तो रंगनाथ महोदय जी का हम लोग लेकर के चलते हैं। ठीक है, उनके अनुसार क्या है, तो देखिए आपको कॉपी में कुछ इस प्रकार से लिखना है कि जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, यह पॉइंट भी रट लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का अलग अलग कथन है, जिसमें रंगनाथ महोदय का संतोषजनक प्रमाण मिलता है। रंगनाथ महोदय जी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर एवं दक्षिण एवं उत्तर से दक्षिण तक 1100 यानी 1100 किलोमीटर है। यह सभ्यता उत्तर से कश्मीर के मांडा जिला से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिमी बलूचिस्तान के मकरान तट से उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई है। इसका क्षेत्रफल त्रिभुजाकार है, मतलब कि जब इसको क्षेत्रफल को देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि यह क्या है, तो एक त्रिभुजाकार जैसा है। ठीक है, यह लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो निश्चित ही प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बतलाया था कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को भी जोड़ देंगे तो कितना गुना बड़ा है, तो 12 गुना बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अत्यधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे लेक्चर का वीडियो देखें। ठीक है प्यारे बच्चों, जो वीडियो अपलोड है करेंट वाला ही। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, कैसे, यानी कि आप कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी, कुछ भी कहिए। ठीक है, तो उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना है, हड़प्पा सभ्यता एक शहरी या नवीन या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक सुनिश्चित नगर के अवशेष प्राप्त हुए जो तत्कालीन प्राचीन विश्व में कहीं नहीं था। ठीक है, यानी कि जो भी प्रमाण मिले उससे लगता था कि यह सुनिश्चित योजनाबद्ध ढंग से इस नगर को बनाया गया होगा, जो कि प्राचीन विश्व में कहीं नहीं मिला था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पर मिले सड़कों, गलियों, ठीक है, आवासीय भवन, स्नानागार, अन्नागार इत्यादि के अवशेष में एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है। ठीक है, हड़प्पा स्थल का पूरा नगर एक 4 दीवारी से घिरे हुए हैं और पूरे शहर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर
क्या था, तो बना हुआ था। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या, तो एक शहरी सभ्यता है। क्योंकि एक शहर में आपको क्या देखने को मिलता है, सड़क, आपको सड़क देखने को मिलेगा, गलियां देखने को मिलेगा, आवासीय भवन, स्नानागार, अन्नागार, तो जितना शहर में होना चाहिए उतना इस सभ्यता में था। इसलिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका लेक्चर आप जरूर देखें, ठीक है प्यारे बच्चों। यदि आपने 12th पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो अवश्य रूप से कर लीजिए, ठीक है, जहां आपको जानने को मिलेगा कि कौन सा प्रश्न MVBI और VBI, सिर्फ MVBI VBI रट लीजिएगा तो आसानी से आपका नंबर बहुत अच्छा उठ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये भी मैंने आपको समझाया था, लेकिन कॉपी में किस प्रकार से ऐसे लिखेगा। प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं कि जितना मैं समझाया था वही प्रश्न आपको निकल करके आ रहा है, ठीक है, उससे बाहर एक भी नहीं, यानी कि जितना मैंने समझा दिया उसी के ही अंदर से प्रश्न है, उससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसके सड़कें थी, यहाँ की सड़कें, ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख सड़क थी, यानी कि जो सबसे बड़ा, जिसका चौड़ाई सबसे ज़्यादा बड़ा था, वो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा, तो राजपथ कहा था, ठीक है। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इस सभ्यता की अन्य सड़कें की चौड़ाई, जो अन्य सड़क थी उसका चौड़ाई 2.75 से लेकर के 3.66 मीटर तक क्या थी, तो चौड़ी थी, ठीक है। गलियां 4 फीट तक चौड़ी थी, एक औसत गलियां जो थी वो 4 फीट तक है चौड़ी थी, ठीक है। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए क्या करती थी, तो नगर को अनेक वर्गाकार इत्यादि खंडों में विभाजित करती थी। इसे भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, चित्र बना करके। सड़कें मिट्टी एवं ईंट की बनी हुई थी और सड़कें की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे भी मैंने आपको लेक्चर में ही ना समझा दिया था। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली का क्या करें, तो वर्णन करें, ठीक है। उत्तर किस प्रकार से लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की एक महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकास प्रणाली थी, ठीक है। जल निकास प्रणाली मतलब क्या, यानी कि गंदा जल, जो जल को जो है यानी पानी को नगर से बाहर निकालना। तो नगर को पानी से बाहर क्यों निकालेंगे, जाहिर सी बात है कि गंदा पानी होगा, ठीक है। तो देखिए गंदे पानी की निकासी के लिए सारे नगरों में नालियाँ का जाल बिछा हुआ था। किसका जाल, तो नालियाँ का जाल बिछा हुआ था। लगभग सभी नगरों के छोटे बड़े सभी घरों में आंगन तथा स्नानागार, यानी कि जितना भी घर था सभी घर का आंगन, स्नानागार, ठीक है, स्नानागार जो भी था उसका जो गंदा पानी था, ठीक है, वो सारा कहाँ है ना गिरता था, तो नाली में गिरता था, ठीक है। कालीबंगा में अधिकांश घरों में कुएं थे। घरों का गंदा पानी बहकर गली की नालियों में चला जाता था। फिर छोटी नालियां से बड़ी नालियां में यानी कि फिर छोटी नालियां बड़ी नालियां में मिलती थी, जो अंत में विशाल नाले से जुड़ी हुई थी। सारे नगर का गंदा पानी इन नालों द्वारा नगर के बाहर ले जाया जाता था। नालियों की बड़ी बड़ी ईंटों और पत्थरों की शिलाओं से ढक दिया जाता था, यानी कि नालियों को जो है बड़ी बड़ी ईंटों और शिलाओं से ढक दिया जाता था और समय समय पर इसकी सफाई पर भी ध्यान दिया जाता था, ठीक है प्यारे बच्चों। इसे भी मैंने आपको अच्छे से ना समझाया था, ठीक है। इसे और अच्छे से समझना है तो आप हमारा लेक्चर का वीडियो देखें प्यारे बच्चों। मैं आपको यहाँ इसलिए मैं आपको यहाँ कम समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने लेक्चर के क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझाया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि इसको हम कम समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार के विषय में लिखे, ठीक है। स्नानागार का मतलब मैंने बताया था, यानी कि नहाने वाला स्थल, ठीक है। और ये नहाने वाला स्थल कौन सा, तो जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ठीक है। तो आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है, मोहनजोदड़ो का सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या था, एक अद्वितीय नमूना था। जैसे भारत का अद्वितीय नमूना क्या है, ताजमहल है कि नहीं, उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो शहर में जो सार्वजनिक स्नानागार मिला उसे इतिहासकारों ने अद्वितीय नमूना कहा, ठीक है, उस समय का। यह स्नानागार एक चबूतरे पर बना है। इसमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड सीढ़ियां बना हुआ था। बगल में कुआं है ताकि स्नानागार में निरंतर पानी उपलब्ध रहे। मैंने आपको ये भी ना बताया था। स्नानागार के ऊपर एक कमरा बना है जो संभवतः कपड़ा बदलने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस स्नानागार का प्रयोग विशेष अवसरों पर सार्वजनिक स्नानागार के लिए किया जाता था। इतिहासकार मार्शल ने तत्कालीन विश्व का सबसे क्या बताया, तो आश्चर्यजनक निर्माण बताया, ठीक है। जैसे भारत का आश्चर्यजनक निर्माण क्या है प्यारे बच्चों, तो ताजमहल है। उसी प्रकार इतिहासकार ने उस समय का इस स्नानागार को क्या है ना बोला, तो आश्चर्यजनक निर्माण बताया, ठीक है। पहले बच्चों सातवां आपका प्रश्न है कि हड़प्पा
संस्कृति को कांस्य युग की संस्कृति कहते हैं। इसी को घुमा करके आपको पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसे? तो कुछ भी रहे, यानी कुछ भी रहे, सीधे पूछेगा कांस्य युगीन, कांस्य युग, किसी भी प्रकार करे तो आपको उत्तर यह ना यही लिखना है। ठीक है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा के अवशेषों में क्या मिला, तो कांसे का बना हुआ एक इक्का मिला था, जिससे इस युग में इक्के का प्रयोग होता था। कांसे का प्रयोग मानव जीवन में पशु मूर्तियां, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बर्तन एवं कृषि संबंधी अनेक प्रकार के सामग्री बनाई जाती थी। ये लोग धातु को पीट कर, ठीक है, चादर बनाने की कला से परिचित थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे। चूँकि कांसे की सहायता से हड़प्पा के लोग उन्नति यानी विकास के शिखर पर पहुंच सके। ठीक है, उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास ने किया, अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो कांस्य युग की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी मैंने आपको समझाया था कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितना भी सामग्री था, चाहे वो अस्त्र और शस्त्र हो, कृषि के या कृषि करने के लिए चाहे खुदा या चाहे हल हो या खुरपी हो, यानी कि जितना भी चीज़ था वो सारा का सारा 99% कांसा का ही बनता था। ठीक है, या तो कांसा का या तांबा का या टीना का। ठीक है, सोना चांदी भी वे लोग जानते थे, वे लोग किस धातु को नहीं जानते थे, तो लोहा का उनके पास ज्ञान नहीं था। यानी कि वे लोग जो विकास के पथ पे दौड़े, ठीक है, किस कारण से, तो कांसा के कारण। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखें। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगर निम्नलिखित है। पहला हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। ठीक है, हड़प्पा का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो प्यारे बच्चों, तो हड़प्पा देखिए, वर्तमान जो हड़प्पा है वह पाकिस्तान के पंजाब राज्य के मांटगोमरी जिले में लाहौर से 100 मील की दूरी पर स्थित है। इसकी खोदाई 1921 में दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी क्या, तो कंकालों का ढेर, ठीक है, या मुर्दा का ढेर, कुछ भी कहिए, सब बात बराबर। अब मोहनजोदड़ो की खोदाई से एक विशाल स्नानागार मिला, इससे ऊपर हमने प्रश्न में देखा था। नेक्स्ट है लोथल, पुरातत्वविदों ने यहाँ से क्या प्राप्त की, आभूषण, मुद्राएं तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए। इसकी खोज 1957 में SR रावल ने की। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, लोथल में बंदरगाह के भी अवशेष न मिले थे, मन है तो ये भी ना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में यह कहाँ है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ से उत्खनन में तांबे के औजार, चूड़ियाँ तथा खिलौने प्राप्त हुए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है C37 या समाधि R37 से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, जहाँ पर आपको कंकाल मिला था ना, यानी जो मृतक का टीला, कहाँ जहाँ कंकाल मिला था उसी के बगल में एक कब्रिस्तान मिला था। ठीक है, तो उत्तर आपको देख लेना है कि हड़प्पा नगर क्षेत्र की दक्षिण दिशा में सिंधु घाटी सभ्यता के काल का एक कब्रिस्तान मिला, उसी काल का एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया है। यहाँ पर प्रारंभ में, ठीक है, माधव स्वरूप वर्ष और सन 1946 में हिलर ने क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था। ठीक है, यानी खुदाई करवाया था। उत्खनन मतलब क्या, तो खुदाई करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का क्या करें, तो वर्णन करें। प्यारे बच्चों देखिए, इसे मैंने कॉमन दीर्घ में करके लिखा दिया। ठीक है, दीर्घ में करके, तो उत्तर लघु में सिर्फ आपको ये 4 पॉइंट लिख देना है, लघु आपका बन गया। इसे मैंने अच्छे से समझाया था, सेपरेट वीडियो बना करके पतन का, आप देख लीजिएगा अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि देखिए दोबारा समझाएंगे तो समय ज़्यादा आने लग जाता है। ठीक है, उत्तर देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला है। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का एक मत नहीं है, बल्कि क्या है, अलग अलग है। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से क्या हुआ होगा, तो हुआ होगा। ठीक है, जो इस प्रकार है, पहला बाढ़, दूसरा महामारी, तीसरा वायु आक्रमण, चौथा जलवायु परिवर्तन। बस लघु में इसी 4 को लिख देना है, दीर्घ रहेगा तो डील कर देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए क्या है ना, हो जाएगा बाढ़ में। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर नदियों के किनारे बसे थे, जिसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। बाढ़ से प्रतिवर्ष क्षति न होती थी, इसलिए वे मूल स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर रहने के लिए विवश हो गए होंगे। तो इस प्रकार बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। ठीक है, हमेशा हो गया होगा लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है महामारी। नेक्स्ट पॉइंट, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर कंकालों का जब परीक्षण के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा निवासी मलेरिया नामक महामारी से क्या थे, तो ग्रसित थे। ठीक है, जैसे अनेक प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हुए होंगे। इस बीमारी का
कारण ही उनके जीवन का अंत, यानी इसी बीमारी का के कारण उनका जीवन का अंत हो गया होगा, जिसके फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। ठीक है, और उस समय मलेरिया क्या होगी, तो ला इलाज बीमारी हुई होगी, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वाह्य आक्रमण। वाह्य आक्रमण मतलब कि बाहरी है ना आक्रमण। तो प्यारे बच्चों, पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात होता है कि हड़प्पा निवासियों पर बाहरी आक्रमण हुए होंगे, वहाँ के लोगों की हत्या कर दी गई होगी, जिसके फलस्वरूप इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। मैंने आपको लेक्चर के वीडियो में समझाया था कि बाहरी लोगों ने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण क्यों किया, क्योंकि यहाँ के लोग क्या थे, तो समृद्ध थे। ठीक है, इसलिए इनको लूटना चाहे थे, इसलिए आक्रमण किए थे। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। मैंने आपको ये भी समझाया था कि शुरुआती दौर में हड़प्पा सभ्यता में क्या था, बहुत सारा ना जंगल था। तो देख लेते हैं। प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों में काफ़ी बारिश न होती थी और घने जंगल भी थे। बाद में जंगलों को काटा गया होगा, जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, नदियाँ सूख गई होगी, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा, तो इससे इस सभ्यता का पतन हो गया होगा। ये डबल आ गया है, पतन हो गया होगा, इसको काट देना है। ठीक है, उसके बाद मन है तो प्यारे बच्चों यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा दीर्घ के लिए। उपयुक्त कारणों से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11वां प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई साधनों का क्या करें, तो वर्णन करें। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ देखिए आपका क्या है ना हो जाएगा। देखिए उत्तर, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवस्थित सिंचाई के साधन में प्रमुख कौन थे, तो नहरें, कुएं और जल संग्रह का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा में सिंचाई के लिए कुएं का ही एक मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था, जिसमें फसलों का समुचित क्या होता था, तो विकास होता था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का क्या करें, तो वर्णन करें। उत्तर किस प्रकार से लिखना है, देखिए ये भी हम आपको लेक्चर में समझाए थे अच्छे से, तो आप कोशिश करिएगा कि लेक्चर का सारा वीडियो देखिएगा। यदि लेक्चर का सारा वीडियो आप देख लेते हैं, यदि देख लिए होंगे तो आपको उत्तर याद करने का झमेला नहीं पड़ेगा, मौखिक ही याद होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि कोई बच्चे हमारा लेक्चर का पूरा वीडियो देखे हैं, ठीक है, वो कमेंट करके बताएं कि क्या उनसे मौखिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कमेंट करके अवश्य न बताइएगा। उत्तर देखिए इस प्रकार से लिखना है, सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी नगर योजना तथा भवन निर्माण के लिए प्रसिद्ध थी। सभी बड़े नगर एक सुनिश्चित योजना के आधार पर बने थे। नगरों का अपना अपना दुर्ग था, जिसमें शासक वर्ग लोग रहते थे। प्रत्येक नगर नदी के किनारे बसा हुआ था तथा इसमें बड़े पैमाने पर पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। खुदाई में प्राप्त नगर निर्माण योजना की विशेषता इस प्रकार थी, क्या थी, तो सड़कों का प्रबंध, नालियों का प्रबंध, 2 स्तरीय नगर, सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार इत्यादि। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी नीचे जो पॉइंट दिया गया उसके बारे में हम क्या जानते हैं। यानी कि पहला पॉइंट क्या है, तो हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि, दोनों बात बराबर है। हड़प्पा लिपि या हड़प्पाई लिपि, सिंधु लिपि या सिंधु सभ्यता की लिपि, सब क्या है, तो बात बराबर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं कि आखिर हड़प्पा लिपि क्या है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, अक्षरों को चित्र अथवा चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है। विद्वान इसे भावचित्रात्मक लिपि कहते हैं। हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं लिखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा की है, यानी धौलावीरा में जो लिपि पाया गया वो सबसे बड़ा है। ठीक है, सभ्यता में लिखावट के साक्ष्य काफ़ी अधिक है, अतः ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता व्यापक क्या था, तो व्यापक साक्षरता विद्यमान था। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग क्या थे, तो शिक्षित थे, बहुत ही ज़्यादा लोग शिक्षित थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है अन्नागार। अन्नागार भी मैंने आपको समझाया था, ये भी समझाया था, तो अन्नागार में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार का अत्यधिक महत्व है। ठीक है, इस अन्नागार में उत्पादन या कर के रूप में वसूला जाने वाला अनाज सुरक्षित रखा जाता था। मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा एवं 22.800 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निस्संदेह क्या थी, तो उच्च कोटि की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है आवासीय भवन। आवासीय भवन से आप क्या समझते हैं, हड़प्पा वासियों ने सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अपने घरों का निर्माण किया था। ठीक है, उनके घर 1 मंजिला, 2 मंजिला तथा कहीं कहीं बहुमंजिला बने थे, यानी 3-3 महल का था। ठीक है, बहुमंजिला मतलब 3-3 महल का। ठीक है, 4-5 नहीं था। घरों के निर्माण में पक्की ईंटों का व्यापक प्रयोग किया गया, लेकिन कहीं भी पत्थर का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी कि जो भी घर बनाया गया था सारा का सारा पक्की था, पत्थर का कोई प्रयोग नहीं था। ठीक है, प्रत्येक घर में रसोई, आंगन, शौचालय आदि क्या थे, तो बने थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका लघु खत्म है ना, हो गया है। हम आपको दीर्घ में
ठीक है। अब देखिए इस लघु में मैंने क्या नहीं बताया, मैंने राजनीतिक बातें नहीं बताया, सामाजिक नहीं बताया, धार्मिक नहीं, खास करके धार्मिक नहीं बताया, ठीक है, और उसके बाद आर्थिक भी नहीं बताया। तो यहाँ से पॉइंट, यह सारा सारा प्रश्न आपको दीर्घ में बनेगा, यानी कि खास करके जो धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, यह मैं आपको दीर्घ में बताऊंगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए आप घबराइए नहीं। प्यारे बच्चों, यदि आपने 12th पैड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर ही लीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। पूरे साल भर के लिए 500 कोचिंग जाइएगा पढ़ने के लिए तो कम से कम 600 का महीना लेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।